जय हिंद दोस्तों। आगामी लेखपाल की परीक्षाएं और यूपीपी के लिए आज ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल और जो है यूपीपी की परीक्षाएं जल्द ही आयोग कराएगा। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का ऑलरेडी डाल चुका है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको जाइए और पहले अभी देखिए उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखना, अर्था अलंकार की पहचान करें, ठीक है। क्या है? अर्था अलंकार की पहचान करें। तो फ्रेंड्स पहले देख लीजिएगा, जो अलंकार होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वैसे एक आपका शब्दा होता है, एक आपका अर्था होता है, एक आपका उभया होता है, ठीक है। शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार। शब्दा अलंकार क्या होता है? तो जिसमें शब्दों से शोभा बढ़ जाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जिसमें अर्थों से शोभा बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? क्या अर्थालंकार अर्थात जिन वाक्यों में अर्थों के प्रयोग से, ध्यान देना, अर्थों के द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ जाए, पंक्ति की शोभा बढ़ जाए, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। ध्यान देना, और जहाँ पे शब्दों से शोभा बढ़े वहाँ पे क्या होगा? शब्द अलंकार। याद रखिएगा, शब्द अलंकार में कौन कौन सा आ जाता है? अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है। तो फ्रेंड्स ये पहला वाला तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये शब्द अलंकार का पार्ट है, ठीक है। यमक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये शब्द अलंकार का पार्ट है। श्लेष भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये शब्द अलंकार का पार्ट है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 हमारा क्या कह रहा है? 2 इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो समास का फ्रेंड्स शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ध्यान देना, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। किसी भी बात को छोटे में करके लिख देना, ठीक है। तो पहला देखना, घनश्याम। घनश्याम में तो वैसे ध्यान देना आपका क्या होता है? घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण जी। यहाँ पे देखना, अगर घन घन का अर्थ ना दे, श्याम श्याम का अर्थ ना दे, दोनों मिल के किसी तीसरे की प्रधानता कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधानता किसी तीसरे पद की होती है, ठीक है। वह क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और ध्यान देना, तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक आते हैं। क्या आते हैं? कारक। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। कर्मधारय क्या होता है? जिसमें पहला पद विशेषण होता है, और ध्यान देना, पहला पद विशेषण होता, अर्थ किसी तीसरे पे नहीं जाना चाहिए, अर्थात तीसरे की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। अब व्यभिभाव समास क्या होता है? ध्यान देना, इसमें पहला जो पद होगा वो कोई उपसर्ग होगा या व्यय नहीं होगा। अब व्यभिभाव समास में अक्सर आ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा ऐसे शब्द अक्सर आते हैं अव्यभिभाव समास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 वाला आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से नाव का पर्याय कौन नहीं है? नाव का पर्याय कौन नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नाव का मतलब होता है पतंग, ठीक है। नाव का मतलब पतंग भी होता है, नाव का मतलब तरी भी होता है, नाव का मतलब बेड़ी भी होता है। याद रखिएगा, नाव का मतलब तटनी नहीं होता, तटनी का मतलब हो जाएगा नदी, ठीक है। तटनी किसका पर्याय होता है? नदी का। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तीसरे का कौन सा हो जाएगा? तटनी। ये तटनी का मतलब होता है नदी से, ठीक है। इसका अर्थ नाव नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आप तो फ्रेंड्स आप पढ़ रहे थे करुण का विलोम क्या होता है, ठीक है।
तो करुण का विलोम होता है, क्या होता है, निष्ठुर होता है। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो निर्दय है, निर्दय, ये आपका हो जाएगा, ध्यान देना, दयालु। ठीक है, क्या हो जाएगा, दयालु। निर्दय किसका विलोम होता है, निर्दय होता है दयालु का विलोम। ठीक है, कठोर, कठोर होता है, ध्यान देना, कोमल का विलोम क्या होता है, कठोर होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि करुण का विलोम क्या होता है, तो करुण का विलोम क्या होता है, तो निष्ठुर होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, 5 में देखिएगा इन्होंने क्या पूछा है, हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5, कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और कौन सा हो जाएगा आपका, संकर हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। पहला इन्होंने दे रखा है अग्नि, और दूसरा दे रखा है अंक, तीसरा दे रखा है आदेश, चौथा दे रखा है आग। फ्रेंड्स, तत्सम और तद्भव क्या होता है, देखो, जो शब्द संस्कृत भाषा के हों और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए गए हों, यानी कि संस्कृत से उठाया हिंदी में वैसे लिख दिया, वो शब्द तत्सम है। और जो शब्द संस्कृत से उठाया हिंदी में उसे परिवर्तित करके लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो 6 नंबर है ये आग, आग क्या है, ये आपका है तद्भव। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। ठीक है, चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि शुभारंभ में कौन सी संधि है, शुभारंभ में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, या दो वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखना शुभारंभ, यहाँ पे देखेंगे जब आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे, शुभ धन आरंभ। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुभ धन आरंभ। ये शुभ आपका छोटा आ और प्लस आरंभ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, शुभ है, शुभ का छोटा और आरंभ का बड़ा। ठीक है, आ मिलके क्या हो जाएगा आपका, बड़ा, दीर्घ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुभारंभ में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, अर्थात आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओगे। ठीक है, तो शुभारंभ में कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु कहलाती है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है, थाती कहलाती, क्या कहलाती है, थाती। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाच नचाना। ठीक है, नाच नचाना मुहावरे से क्या तात्पर्य है। ध्यान देना, यहाँ पे देखना, बहुत खुशी होना ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये नाच नचाना बहुत खुशी नहीं हो सकता। ठीक है, खूब लाभ होना ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो सकता भाई वो चांदी काटना। ठीक है, बहुत खूब लाभ होना बहुत। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जोर की भूख लगना ये भी नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तंग करना। ठीक है, नाच नचाने मुहावरे का अर्थ क्या है, तंग करना। जैसे फ्रेंड्स, आप जाते हो कहीं भी कोई सा काम कराने, तो वहाँ का जो अधिकारी है वो आपको क्या करता है कि नाच नचाए रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसके पास साइन कराओ उसके पास साइन कराओ। तो ये क्या है, आपको तंग किया जा रहा ना, तंग। तो नाच नचाना आप याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तंग करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलें, चलो
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाक्य शुद्धिकरण है। ठीक है, हमको करना है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि मोहन विगत वर्ष हरिद्वार जाएगा। मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था। मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया है। और डी वाला आपसे क्या कह रहे, ध्यान दीजिएगा। डी वाला कह रहे कि मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया रहा था। तो डी वाला तो देखना, डी वाला तो बिल्कुल गलत है, पढ़ने में ही एकदम गलती दिख रही है। ठीक है, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार जाएगा। ध्यान देना, विगत वर्ष का मतलब होता है पीछे, बैक, यानी कि पास्ट टेंस, बीते हुए समय, भूतकाल की बात है। विगत वर्ष भूतकाल, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो देखना टेंस संबंधी गलतियां। जाएगा ये तो भविष्य की बात हो गई ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, विगत वर्ष। विगत वर्ष के साथ जाएगा नहीं होता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था। हाँ, ये सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाओगे कि मोहन विगत वर्ष हरिद्वार गया था। ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाओगे। चलो दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलो यहाँ पे देखना, कह रहा है 11 नंबर की कृष्ण के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। चलिए, तो कृष्ण का देखना, कृष्ण का मतलब काला होता है। ठीक है, कृष्ण का मतलब अंधकार भी होता है और कृष्ण का मतलब कौवा भी होता है। याद रखिएगा, कृष्ण का मतलब घना नहीं होता है। ठीक है, कृष्ण का मतलब घना नहीं होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कृष्ण का अर्थ नहीं होता। देखना क्या प्रश्न में पूछे हैं कि कृष्ण के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो कृष्ण का मतलब घना नहीं होता है। ठीक है, बाकी कृष्ण का मतलब काला होता है, कृष्ण का मतलब अंधकार भी होता है, कृष्ण का मतलब कौवा भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 वाला क्या कह रहा है, ध्यान देना कि कनक कनक के 100 गुनी माँ दकता अधिकार, या खाए बौराय नर वा फाए बौराय। तो ध्यान देना, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। देखिएगा यहाँ पे ना शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। देखिए कनक और ये कनक 2 बार आया है। तो ध्यान देना, जहाँ पे एक ही शब्द कई बार दोहराया जाए और उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, यमक अलंकार वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब हो जाता है धतूरा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक ही शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास, देखना द्विगु समास को आप कैसे याद रख सकते हो, इसके नाम भी देखो छुपा है, ऐसे लिखा ना द्वि, क्या लिखा है, द्वि। तो द्वि को आप रिलेट कीजिएगा, द्वि। ठीक है, गिनती में 2 से रिलेट कर दीजिएगा। तो द्वि, ये देखो क्या लिखा है, द्वि अर्थात जिस समास का पहला पद गिनती वाचक हो, संख्यावाची हो, वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, परंतु ध्यान देना, अर्थ किसी तीसरे की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। और वहां पे क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, आपका प्रधान होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अनन्य ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची नहीं है। दिन रात, दिन रात में तो आपका हो जाएगा कौन सा, दिन रात में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात। अनन्य भी नहीं होगा। ठीक है, अनन्य। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे चतुरानन, तो चतुरानन का मतलब चतुर है आनंद जिसके, अर्थात 4 है आनंद जिसके। तो यहाँ पे अर्थात कह सकते विष्णु जी, ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका द्विगु नहीं होगा, क्योंकि
चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी विष्णु जी, ये क्या होता है किसी तीसरे की प्रधानता, तो यहाँ पे बहुब्रीहि होगा, तो ये भी द्विगु समास का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुवन अर्थात तीन भवनों का समूह या तीन भवनों का समाहार, यहाँ पे हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाओगे। ठीक है, चलिए तो डी वाला आपका सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, ठीक है ध्यान देना, वर्णों के मेल से संधि बनती है। शब्दों के मेल यहाँ पे कहें, देखिएगा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि शब्दों के मेल से, ठीक है, नए सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? याद रखिएगा वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समास। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15 वाला, ये वीड़ा सुमित्रानंदन पंत का है, पल्लव ये भी है, वाणी ये भी है। ये भारत भारती जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त का है, ना कि सुमित्रानंदन पंत का है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जो भारत भारती है ये सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है, ये किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जानकारी आप रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। तो यहाँ पे इनकी कृति कौन सी है? आप याद रखिएगा किसका है? तो परिमल। ये परिमल किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा जो चाक है, ये जो चाक लिखा है, ठीक है, चाक, झूला, नट और ये जो लकीरें हैं, ये किसकी कृति है? तो मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, क्या? मैत्रेयी पुष्पा। चाक, झूला, नट और लकीरें ये मैत्रेयी पुष्पा की कृति हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी है? तो याद रखिएगा आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, सी वाला आपका सही हो जाएगा, परिमल। ठीक है, याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है और निराला इनकी क्या है? उपाधि है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान देना 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एक वस्तु, ध्यान देना, कह रहे किसी एक वस्तु विशेष या स्थान विशेष, ठीक है, किसी एक वस्तु विशेष या स्थान विशेष इत्यादि का ज्ञान होता है। ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा संज्ञा 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे जो एक आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या होता है? किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया व्यक्तिवाचक में, जैसे आपने कह दिया कि हो गया राम, हो गया श्याम, हो गया, तो ये क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। ठीक है, या मान लीजिए कि दिल्ली हो गया, आगरा, किसी स्थान विशेष का नाम है, तो ऐसे स्थानों पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जैसे नाई हो गया, कुम्हार हो गया, ठीक है, पंडित हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? ऐसे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा में, जैसे क्या हो गया, पीड़ा हो गया, ठीक है, और प्रेम हो गया, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में। समूहवाचक में जैसे आपका आर्मी हो गया, ठीक है, गुच्छा हो गया, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, समूहवाचक में, जहाँ पे समूह का, ग्रुप का बोध होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। इप्सित का विलोम है, इप्सित का विलोम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, इप्सित का विलोम। ध्यान देना, तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, ध्यान देना। एक है अनिप्सित, दूसरा है कुनिप्सित, तीसरा है ईश्वरीय, चौथा है अनीश है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान देना, इप्सित का विलोम। ध्यान देना, इप्सित का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है। इप्सित का अर्थ क्या होता है, इप्सित का अर्थ होता है जिसकी इच्छा की गई हो, उसे कहते हैं इप्सित कहते हैं, ठीक है। तो इप्सित का उल्टा हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अनिप्सित हो जाएगा। अनिश्चित का क्या मतलब होता है, जिसकी इच्छा ना की गई हो। तो 18 का आपका ए वाला सही हो जाएगा, इप्सित का विलोम अनिप्सित हो जाएगा। और इप्सित का क्या मतलब बताएं, जिसकी इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहते हैं, और जिसकी इच्छा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, अनिप्सित कहते हैं। चले 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 वाला क्या है, ध्यान दीजिएगा। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो याद रखिएगा, पीछे पीछे, पीछे पीछे को क्या बोलते हैं, अनु, ठीक है, और गामी का मतलब क्या होता है, चलना। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, ए वाला आपका सही जाएगा अनुगामी। अनु का मतलब पीछे, गामी का मतलब चलने वाला, ठीक है। अनु का मतलब पीछे, गामी का मतलब चलने वाला, अर्थात पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलें आज के लास्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप का अनेकार्थी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप, अनुरूप का मतलब अकॉर्डिंग, उसके जैसा, अनुरूप का अनेकार्थी नहीं है। तो सदृश ये तो होता है, अनुकूल ये भी होता है, उपयुक्त ये भी होता है, ये अंतहीन नहीं होता, ये अनुरूप का अनेकार्थी नहीं होता है। क्योंकि अंतहीन का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है। अंतहीन का मतलब क्या होता है, जो कभी समाप्त ना हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये अनुरूप का अनेकार्थी नहीं है, क्योंकि अनुरूप का मतलब होता है उसी के जैसा, अनुरूप उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि अंतहीन का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। तो फ्रेंड्स क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने 20 जो है लेके आया था। डेली जो है आपको 20 क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन है आपको सीरीज मिलने वाली है, जो कि आगामी लेखपाल और यूपीपी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।